चलिए शुरू कीजिए, आंसर बताइए। शुरू कीजिए, आंसर बताइए। हम जो क्वेश्चन सीरीज सोल्व कर रहे हैं 2023, 24, 25 के मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन यही है। 2023, 24, 25 इन्हीं को हम ज्यादातर डील कर रहे हैं। हाँ जी, पैर बता दीजिए। देखिए बेटा, अब हमारे पास एक कंजंक्शन है नो सूनर। अब नो सूनर के साथ बेटा, नो सूनर के साथ देन आता है। तो नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, और देन का मतलब होता है वैसे ही। जैसे ही वैसे ही। बेसिकली जो नो सूनर है वो एडवर्ब है और जो देन है वो कंजंक्शन है। तो ये एडवर्ब और कंजंक्शन का पेयरिंग है। एडवर्ब और कंजंक्शन का पेयरिंग है। अगर नो सूनर आ गया तो नो सूनर के साथ आप कंजंक्शन के रूप में सो, देन या एंड नहीं, THAN लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आंसर जो होगा वो देन होगा। आंसर जो होगा है ना, देन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो नो सूनर के साथ दैट का नहीं, सो का नहीं, देन का नहीं, एंड का नहीं, देन का यूज। ठीक है, चलिए, ये क्विकनेस के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसे। एरर। बहुत बढ़िया, रिप्लाई करते रहिए बेटा, रिप्लाई करते रहिए बेटा। तुम देन है ना, सीक्वेंस के लिए लगता है बेटा। एक बच्चे ने पूछा पहले वाले क्वेश्चन में, देन आया था। देन शो, ये एडवर्ब है, इट शोज सीक्वेंस, जिसका मीनिंग निकल जाता है उसके बाद या फिर उसके बाद। कि जैसे आई अटेंड इंग्लिश क्लास, देन आई गो होम। तो अब यहां पे सीक्वेंस आ गया। ये सीक्वेंस को बताता है कि मैं इंग्लिश क्लास अटेंड करता हूं, देन फिर उसके बाद मैं घर चला जाता हूं। तो सीक्वेंस को बताया कि पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये भी समय को बताता है बेटा। तो ये हमारा देन, जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर THEN आया था, और THAN जो है नो सूनर के साथ देन, वो कंजंक्शन है जिसका मतलब है जैसे ही और वैसे ही। आ जाइए अब इस पर। द बुक गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन। तो देखो, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आया और फिर हमने वर्ब लिखी, तो गिविंग जो है वो V4 है, और V4 जो है एज ए वर्ब अपने से पहले बी का फॉर्म लेता है। तो जब हम एज ए वर्ब इसे यूज कर रहे हैं तो इससे पहले बी का फॉर्म होना चाहिए था, तो वो है नहीं। तो इसका मतलब है ये गलत है। तो ये तो गलत हो गया। अब हमें इन चारों में से एक लेना है। अब द बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार हम गिव या गिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं ले सकते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं ले सकते, तो मतलब ये गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं ले सकते। तो अब आ जाएगा या तो गिव्स या गिव्स, अस और अस, मैनी और मच, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन। तो बेटा अगर मैं मैनी की बात करूं तो मैनी जो कि डिटरमिनर है, मैनी के बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करें। जैसे हम बात कहें कि मैनी बुक्स, तो बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को आप देख और छू नहीं सकते। किसी भी इंफॉर्मेशन को देख और छू नहीं सकते। जैसे एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है। तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक गुण है कि बेटा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक गुण है कि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। तो बेटा इंफॉर्मेशन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आप मैनी लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब है ये गलत।
आंसर ये रहा। तो दिस बुक, ये जो बुक है, गिव्स अस, हमें देती है मच इंफॉर्मेशन, क्योंकि मच भी डिटर्मिनर है और मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच के बाद हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, और जो कि हमारा इंफॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही है। मैनी इंफॉर्मेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गलत है, तो आंसर होगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ बेटा, मैंने बताया ना वो शिखर, मैं जो बात कर रहा हूं बेटा शिखर, इसके अंदर वोकैबुलरी भी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड, देखो आगे सिनोनिम आ गया। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारी बात, अगला क्वेश्चन सिनोनिम से आ गया। 2024 मैंने बताया 23, 24, 25 के क्वेश्चन है, सिनोनिम आपके सामने है। तो सिनोनिम भी है, एंटोनिम भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी है, समझ रहे बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है, सब है, सब है, मिक्सअप है। पीवाई क्यों कर रहे हो, तो मिक्सअप है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कि सिर्फ ग्रामर सब कुछ लेकर आए। ठीक है बेटा, अब जरा देखो फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, जिससे मौत हो जाए, विच कॉजेज डेथ, घातक विच कॉजेज डेथ। तो आंसर सीधे सीधे डेडली हो जाएगा, डेड से बना डेडली, ये भी घातक आंसर ही हो जाएगा। एडिशनल, अगर हम किसी चीज में कुछ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि शब्द एडिशनल ऐड से ही तो बना है, किसी में कुछ जोड़ना। और जोवियल जोए से बना, जोए से, तो ये हाथ से पद चीजें जो होती है वो जोवियल होती है, खुशी वाली। तो इजी जो होता है वो आसान होता है, इजी, इजियर, इजिएस्ट, तो ये हमारा आसान, किसी भी चीज को आसान बनाना। तो इजी मींस विच इज नॉट डिफिकल्ट, तो आंसर हो जाएगा फैटल डेडली। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिलियोरेट। ये हमारा एंटोनिम है, इट इज एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम अपोजिट मीनिंग, बनाइए, ये अपोजिट मीनिंग है इसका। तो एमिलियोरेट होता है किसी चीज को बढ़ाना, बेटा एक है ना इसका, जैसे एमिलियोरेट होता है किसी चीज को, एमिलियोरेट किसी भी चीज को इंक्रीज करना, एमिलियोरेट। और इसका है ना एक एंटोनिम है डिटीरियोरेट, ये वर्ड लिख लेना, डिटीरियोरेट। इसका मतलब होता है किसी चीज को घटाना, डिक्रीज, इसका मतलब है किसी भी चीज को घटाना, डिक्रीज। तो हमारा एंटोनिम पूछ रहा है एमिलियोरेट, किसी चीज को बढ़ाना, एनहांस करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, एनहांस करना। तो हमारा जो आंसर होगा किसी भी चीज को घटाना, कम करना। तो बेटा सेक्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है सपोर्ट करना किसी को, इसका मीनिंग होता है किसी को भी सपोर्ट करना। रिकंडाइट का मतलब जो होता है वो होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब इसका मतलब होता है किसी भी चीज का जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रिकंडाइट होता है। एक्सासर्बेट का होता है मतलब किसी भी चीज को र्यून, टू र्यून, किसी भी चीज को खराब कर देना, बर्बाद कर देना, है ना, तबाह कर देना, किसी भी चीज को तबाह कर देना, खराब कर देना। और मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, किसी भी चीज का पर्पस जो होता है हमारा मोटो होता है। ठीक है, अब कौन सा इसके साथ कनेक्ट करेगा बेटा, कौन सा कनेक्ट करेगा, तो कनेक्ट करेगा बेटा हमारा एक्सासर्बेट, ये कनेक्ट करेगा। क्योंकि अगर किसी चीज को आप र्यून कर रहे हो ना, किसी भी चीज को जो आप र्यून कर रहे हो किसी भी चीज को, तो इसका मतलब है उसको क्षति पहुंचाकर उसको आप उसकी क्वालिटी को घटा रहे हो। किसी भी चीज की क्षति पहुंचाकर, भाई कार है, कार अभी भी निकाल के लाए और उसके ऊपर एक डेंट लगा दो, तो उसको हमने थोड़ा सा र्यून किया, तो उसकी कॉस्ट घट गई कि नहीं घट गई। तो किसी चीज को घटाना, एमिलियोरेट किसी चीज को बढ़ाना, एक्सासर्बेट किसी चीज को र्यून कर रहा है, तो मतलब आप घटा रहे हो, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो शिखर, बिल्कुल, वो जो बैटरी होती है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। Someone who loves and admires himself the most,
तो बेटा इसका आंसर होगा नार्सिसिस्ट। कहते हैं स्वयं प्रेमी, जो अपने आप से ज्यादा बात करे, इगोइस्ट भी होता है, जो अपने अपने बारे में सोचे, इसका सिनोनिम हो जाएगा इगोइस्ट। जो अपने अपने बारे में सोचे, अपनी अपनी, इगोइस्ट, इगोटिस्ट भी कह सकते हैं, जो अपनी बातें करे, अपने बारे में सोचे। तो जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। ऐसा इंसान जो प्यार करता है और तारीफ करता है अपनी खुद की सबसे ज्यादा, अपने आगे कुछ नहीं, जिनके अंदर मैं, जिसके अंदर मैं होता है, वो नार्सिसिस्ट। रिक्लूज होता है अलोन, अकेला। ऑल्ट्रुइस्ट होता है कि ये परोपकारी होता है, जो दूसरों पर, मतलब दूसरों पर दया दिखाते हैं, दूसरों पर दया दिखाते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, दूसरों की मदद करते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी लोग। इन्हें फिलेंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं, इसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट जो होते हैं। ओमनिशिएंट, बेटा दो रूट वर्ड हैं हमारे, एक होता है ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, और बेटा शिएंट जो वर्ड बना वो बना साइंस से। तो साइंस का जो रूट वर्ड के रूप में मीनिंग होता है नॉलेज। तो ओमनिशिएंट, जिसे हर प्रकार का नॉलेज हो, जो सारी चीजें जानता हो, ओमनिशिएंट, इसे हम कहते हैं सर्वज्ञानी। इसको हम कहेंगे सर्वज्ञानी, जो सारी बातें जानता है, सारी चीजों का ज्ञान रखता है। तो ओमनी साइंस, जो हर चीजों का ज्ञान रखे, ओमनिशिएंट। अच्छा हाँ यार, आज है ना थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा, ठीक है ना, लेकिन मूड ऑफ में भी पढ़ाना पड़ता है भाई, क्या करें, ड्यूटी है। बताइए बेटा। ओके ओके, सुमित वर्मा आगे से ध्यान रखेंगे। बाकी तो एक वर्ड तो मैं लिख ही देता हूं, एक वर्ड तो मैंने सभी का लिखा, एक सिंगल वर्ड तो मैंने सभी का लिखा, इसके दो लिख दिए है ना। ये इसको हम वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा ईडियम है बेटा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो वोकैबुलरी भी हमारी साथ साथ चल रही है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 2024। तो फातिमा वाज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन ए सेरेंस प्लेस, ये सीरीन प्लेस हो, सीरीन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। वो टाइपिंग एरर है। चलिए अब आंसर बताओ इसका। एट हर विट्स एंड, इसके मतलब इसका मीनिंग बताओ क्या होगा, एट हर विट्स एंड। बताइए। एट हर विट्स एंड, बिल्कुल, जो बुद्धि के परे हो, जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो, यार क्या करें, थोड़ा देखकर हैरान, परेशान, व्याकुल हो जाए, तो एट वंस विट्स एंड। मतलब विट का मतलब क्या होता है, विट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। तो किसी की भी सोच समझ के परे अगर बात हो जाए, कि किसी की भी बुद्धि का अगर अंत हो जाए, तो मीन्स हमने किसी चीज के बारे में कोई अपनी पहले से परसेप्शन लगा रखा है, ऐसे होगा, लेकिन उसके बावजूद उससे आगे बात चली जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, हमारी बुद्धि के परे बात हो जाए। तो कहता है आंसर कि भैया इसका मतलब होता है सो वरीड, कि बहुत चिंतित होना, कंफ्यूज होना, और एनॉयड, बड़ा ही चिड़चिड़ा होना, दैट शी इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीजन। तो इंसल्ट थोड़ी करेगा, अगर मेरे को कोई चीज नहीं आ रही तो मैं इंसल्ट थोड़ी करूंगा किसी की, तो ये गलत हो जाएगा। वरीड, कंफ्यूज और एनॉयड, ये ठीक है इसके मीनिंग, लेकिन ये स्टेटमेंट जब आगे दी कि उसने इंसल्ट कर दी सबकी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सो काम एंड कंपोज, ना काम और कंपोज होता ही नहीं, ये जब किसी की बुद्धि का अंत होता है, तो किसी को ऐसा लगता है कि मैं अपनी कार खुद रिपेयर कर लूंगा, किसी पर्सन को लगता है अपनी कार खुद रिपेयर कर लूंगा, तो कभी कभी तो वो अपनी कार को रिपेयर खुद कर ले, लेकिन एक दिन वो उसकी कार खराब हुई, करने बैठा, उसे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि अब जो परेशानी थी उसकी बुद्धि के परे थी। अब जब मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, कोई भी प्रश्न हम करने बैठ रहे हैं, भाई मैथ के हमने 10 प्रश्न लिए, जिसमें से हमसे 8 बन गए, 2 नहीं बन रहे। 2 क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि जितनी हमारी बुद्धि थी उससे ऊपर की बात हो गई। जहां बुद्धि का अंत होगा वहां इंसान कंफ्यूज होगा,
यार 10 में से 8 तो बन गए, 2 नहीं बन रहे, तो बुद्धि कंफ्यूज हो जाना, तो ये तो काम और कंपोज्ड है, तो गलत हो जाएगा। कहता सो वरीड कंफ्यूज एंड अनोयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस, कह रहा है कि वो तो बेहोश हो गई कि वो जब वरीड कंफ्यूज और अनोयड हुई, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर ये है कि भाई वो बड़ी चिंतित हुई, कंफ्यूज हुई और अनोयड हुई, दैट शी डज नॉट नो, कि वो जानते ही नहीं थे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि क्या करें अब, अगला क्या किया जाए। तो जब ऐसी स्थिति हो कि क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एट वंस विट्स एंड, कि जब बुद्धि का अंत हो जाए, बुद्धि काम ही ना करे। क्लियर हुआ कि नन? नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बाइट द बुलेट मींस, बाइट द बुलेट, हाँ शिखर बिल्कुल ठीक, समझ के बाहर। बाइट द बुलेट, ये भी ईडियम एंड फ्रेजेस है ना? बाइट द बुलेट, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, लास्ट ईयर 2024 में टीयर 1 में आया हो। अरे देखो कितने क्वेश्चन टीयर 1 में भी सेम, देखो कितनी बार रिपीट हुआ, टीयर 2 में भी आ गया, एसएससी सीपीओ में भी आया हुआ है ना? सीपीओ में भी 23 में भी आया, 24 में भी आया, 23 24 23 24 23 24 में देखो रिपीट हुआ है, प्री में मेंस में रिपीट हुआ है। कितनी बार आया बाइट द बुलेट, कि बुलेट को चबा लेना। तो अब क्या कहता है, बुलेट को चबा लेने का मतलब क्या? बुलेट को चबा ले, बुलेट क्या होता है? जो किसी को नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए। तो बुलेट को एक परेशानी मानो, अगर कोई बुलेट को ही चबा जाए तो मतलब वो परेशानियों को चबा गया, परेशानियों को निगल गया। तो बस यही है, परेशानियों का हिम्मत से सामना करना। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि भाई परेशानी हो, है ना, कि फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का हिम्मत से सामना करना। कि बुलेट क्या होती है? जो कि बुलेट को परेशानी के रूप में दर्शाया गया है। और बाइट द बुलेट, बुलेट को अगर आप बाइट चबा गए हो तो मानो परेशानी को चबा गए, मतलब परेशानी को भी झेल गए। तो किसी परेशानी को झेल जाना मतलब आपने हिम्मत से उस परेशानी का सामना किया, बाइट द बुलेट। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाइट द बुलेट। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस का चेंज इन एक्टिव वॉइस, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, बी प्लस वी थ्री ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस, कह एक्टिव वॉइस बताओ क्या होगा? बी प्लस वी थ्री, एक्टिव वॉइस बताइए क्या होगा इसका? हाँ जी, लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, कि जो लवली ट्यून्स है उनको बनाया गया बाय डोमिनिका के द्वारा बनाया गया। तो बेटा देखिए, तो ये बी प्लस वी थ्री प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम प्लस वी थ्री। पैसिव वॉइस का वी थ्री इंडेफिनिट होता है, एक्टिव वॉइस का वी थ्री परफेक्ट होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है P1 V5 है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सारे नियम रिवर्स हो जाएंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है, तो ऑब्जेक्ट डोमिनिका को हमने सब्जेक्ट बना लिया। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऐसा ही है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये कंपोज लवली पोम्स, तो डोमिनिका, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, तो यहां पर आंसर ये गलत, तो आंसर ये हो जाएगा कंपोजेस, ये कंपोज की स्पेलिंग गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये देखो एरर ऐसे भी दे सकता है, एरर ऐसे भी दे सकता है। तो ये कब आया हुआ? 2024 के चल रहे टीयर 1 में, इजी क्वेश्चन। अगला, ये भी एक्टिव वॉइस बनाओ, इसको भी एक्टिव वॉइस बनाओ, टीयर 1 2024 में आया हुआ, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, जहां बी प्लस वी थ्री है पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ। बस ध्यान रखो, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी बदलते हैं, वी चेंज एवरीथिंग बट नॉट टेंस और टेंस। दो चीज ना बदले, एक तो टेंस और एक सेंस। मींस एक्टिव वॉइस का जो मीनिंग है वही पैसिव वॉइस का होना चाहिए, और जो उसका स्ट्रक्चर है ना, जो एक्टिव वॉइस का, बस स्ट्रक्चर बदलेगा, सेंस नहीं बदलेगा। जो मैं आपको बोलता हूं, ग्रामर और लॉजिक, इन दो चीजों पर ही इंग्लिश टिकी हुई है। ग्रामर और लॉजिक, ग्रामर और लॉजिक, इन दो चीजों पर इंग्लिश टिकी हुई है। तो हम बात करते हैं द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू, कि होमवर्क को तुम्हारे द्वारा करा जाना चाहिए था, अवश्य ही किया जाना चाहिए था। अब मस्ट जो मॉडल है, मॉडल कभी चेंज नहीं होता, कैन को कैन, शेल विल को शेल विल, कुड को कुड, क्योंकि मीनिंग नहीं बदलना, तो सेम सेंस देना है तो सेम मॉडल रखना पड़ेगा, सेम मीनिंग देखना है तो सेम मॉडल देना पड़ेगा।
तो मस्ट का जो मीनिंग है तो मस्ट ही तो देगा, तो मस्ट का मीनिंग शुड डू या विल तो देगा नहीं, तो आंसर मस्ट, तो आंसर ये रहा। तो यू मस्ट डू द होमवर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको सेम मीनिंग रखना है तो भाई शुड का मीनिंग मस्ट कैसे दे सकता है, मस्ट का मीनिंग शुड कैसे दे सकता है? दोनों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, दोनों का अलग अलग मूड है, दोनों का अलग अलग सिचुएशंस है। तो फिर मस्ट का मीनिंग मस्ट देगा तो मस्ट को मस्ट ही रखो, मॉडल चेंज नहीं करते, पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो सिंपल एज ABC। चलिए आगे बढ़े। सो हेल्प मी हेवन द मैन क्राइड आई शैल नेवर लाई अगेन। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा बेटा, ये भी बहुत रिपीट हुआ है। अभी देखो टीयर 2 में आया हुआ है 2023 में, लेकिन ये पहले भी कई बार आया हुआ है। मुझे ईयर्स नहीं मिले, एक का ईयर मिला, मैंने कोशिश करी कि मुझे ईयर्स मिल जाए, मुझे ईयर्स नहीं मिले। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, बस पता नहीं सकता कितनी बार रिपीट हुआ है। और इसमें मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक पर ध्यान देना, उसमें छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देना, ठीक है ना? इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। चलो पहले आप बताओ ABCD। बताइए बताइए बताइए। 10 का कॉल अपॉन हेवन टू विटनेस। तो देख लो, अब ध्यान से सुन लेना, जहां पर भी हेल्प मी हेवन आ जाए, जहां पर भी हेल्प मी हेवन आ जाए, लिख लो ये, उसको कॉल अपॉन हेवन टू विटनेस, ये फिक्स्ड है। कॉल अपॉन हेवन टू विटनेस मीनिंग भी समझा देता हूं, लेकिन ये फिक्स्ड, और ये कई बार आया है। हेल्प मी, सो हेल्प मी हेवन, हेवन का मतलब है ऊपर वाले मेरी मदद कर, हेवन मतलब गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कुछ भी बोलो अपने अकॉर्डिंग। तो हेल्प मी हेवन के ऊपर वाले मेरी मदद कर। द मैन क्राइड, वो आदमी चिल्लाया, आई शैल नेवर लाई अगेन, कह रहा दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा भाई मैं। वो चिल्लाया कि मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मदद कर है ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा। तो द मैन कॉल अपॉन हेवन, कि उसने ऊपर वाले को याद किया, विटनेस बनाते हुए कि भाई, कहता है हिज रिजॉल्व, कि वो उसका रेजोल्यूशन है, दैट ही वुड नेवर लाई अगेन, कि वो दोबारा ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। तो ध्यान रखो, सो हेल्प मी हेवन का आंसर कॉल अपॉन हेवन टू विटनेस, ये फिक्स्ड है, इसे ऐसे ही याद रख लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये इतना रिपीट हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला। ही सेड आई शैल नीड ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। ही सेड, ये नरेशन है, बनाइए, ये भी नरेशन है। 10 और 11 जो क्वेश्चन है वो नरेशन से है। बनाओ बनाओ बनाओ। बोलो बोलो, कैसा अटक गया आंसर? हाँ, गुड इवनिंग बेटा। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, गुड 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 इवनिंग, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। कहां से नाम सोचते हो तुम ये, है भाई? अब सीधे सीधे नाम बता दो भाई, कौन हूं? स्पाइडरमैन। हाँ जी, चलिए आपके आंसर आने शुरू हो गए। ही सेड, उसने कहा, आई शैल नीड ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। और मैंने बताया बेटा, नरेशन को आप ऐसे सोल्व नहीं करें, नरेशन को ऐसे सोल्व करें। तो कहता आई शैल नीड ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। तो ही सेड, लिसनर है नहीं, लिसनर है नहीं, तो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड। पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, ऐसे चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हो तो पहले ऐसे, अब उसके बाद आप कंजंक्शन को चेंज करें। असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगेगा, दैट 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 दैट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, और स्पीकर को स्पीकर से, ये स्टेटमेंट कहा किसने होगा? ही ने, तो ही भी स्पीकर। तो स्पीकर को स्पीकर से चेंज करो, तो यहां का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन है ना, और रिपोर्टेड स्पीच का ये केस, तो ही का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। तो हमने देखा ही, तो चारों में ही आ गया। ठीक है, तो अब शेल नीड, अब शेल विल को हम किस में चेंज करते हैं? शेल को दो में चेंज किया जाता है बेटा। शेल को हम जो चेंज करते हैं कोरिस्पोंडिंग पास्ट, तो शेल का कोरिस्पोंडिंग पास्ट या तो शुड होता है, और शेल का कोरिस्पोंडिंग पास्ट या फिर वुड होता है। शुड कब होगा? जब एडवाइस की बात करेगा,
और वुड कब होगा? जब फ्यूचर प्लान को बताएगा। जब फ्यूचर प्लान की बात करेगा तो शेल को वुड में चेंज करो, और शुड एडवाइस बताएगा तो शेल जब एडवाइस बताएगा तो शुड में चेंज करो। तो अब यहां पे देखो वुड या शुड क्या दे रखा है, तो ही वुड दे रखा है, इज गोइंग टू नीड, तो ये तो गलत हो गया, या तो वुड करो या शुड करो। तो यहाँ पे विल का विल रख दिया, शेल का विल कर दिया, गलत, टेंस तो बदलना है। और यहाँ पे शेल का शेल रख दिया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलना है। तो इसके अंदर शुड है ही नहीं, वुड ही दे रखा है, वुड ही दे रखा है, तो भैया यही होगा आंसर, और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई हो ही नहीं सकता। यूजर कह रहा गांव वालों सर हंस दिए। थैंक यू, आप सबने मुझे हंसा दिया। चलिए अब देखो मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए। मैं क्वेश्चन है पैरा जंबल, इसे हम कहेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट, चलिए बनाइए। टीयर 1 में आया हुआ आसान क्वेश्चन। टीयर 1 में आया सेंटेंस अरेंजमेंट। अगर पैराग्राफ को जोड़ना होता है ना तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है तो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बेहद इजी होते हैं। इनको तो आप इनको अगर आपको सोल्व करना है तो एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करें कि आप सबसे पहले इसे ना पढ़े, आप सीक्वेंस को देखें। इसे ना पढ़े, सीक्वेंस को देखो, तो आप देखेंगे एक चीज कि 10 में से 8 बिना पूरा पैराग्राफ पढ़े आप आंसर दे देंगे। 10 में से 2 ऐसे होंगे जो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़वा लेंगे। तो देखो कैसे, आपको सबसे पहले सीक्वेंस देखनी है कि शुरू किस किस से हो रहे हैं। एसपी पीएस, मतलब कि आपको जो ढूंढना है, पहला ढूंढना है, तो पहला जो होगा या तो एस है या पी है, एस पी पी एस। तो जो पहला है या तो एस पहला है और या फिर पी पहला है। एस पहला है या पी पहला है, इन दोनों में से एक पहला, क्योंकि ऑप्शन में एस और पी के अलावा तो पहला और कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब है ओ पहला नहीं है, क्यू पहला नहीं है और आर पहला नहीं है। तो पहला कौन सा होगा, या तो पी है या एस। आप पढ़ के देख लो कौन सा सही लग रहा है आपको। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, जो शहर की बस थी वो ओवर क्राउड हो गई थी। या तो पहला सेंटेंस है या टू ट्राई देयर स्किल। अब टू ट्राई देयर स्किल ये पहला हो नहीं सकता, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। इसके अंदर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। तो अगर हमें वाक्य बनाना है तो हमें एक सब्जेक्ट है ना और एक वर्ब की तो आवश्यकता होगी। तो यहां पर ये इंफिनिटिव हुआ, ये देयर स्किल, यहां सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही नहीं, तो ये सेंटेंस बनेगा नहीं। तो ये पहला नहीं होगा। अगर एस पहला नहीं है, अगर एस पहला नहीं है तो जो एस से शुरू हो रहे हैं वो तो कट गए ना, जो एस से शुरू हो रहे हैं वो कट गए। तो मींस पहला कौन सा हुआ, पी। अगर पी पहला है तो मतलब वाक्य मतलब ये पी पहला है। अब दूसरा कौन सा होगा, तो आप देख लो ना पी के बाद क्या आ रहा है। पी के बाद एस दूसरा होगा या पी के बाद ओ दूसरा होगा। पी के बाद एस दूसरा होगा या पी के बाद ओ दूसरा होगा। पी के बाद या तो ओ दूसरा होगा, पी के बाद या एस दूसरा होगा। ये दूसरा हो ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो पी के बाद एस और पी के बाद ओ पढ़ के देखो। अब आओ पहले पी पढ़ते हैं। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड, सिटी बस ओवर क्राउडेड थी क्योंकि, एस का मतलब है क्योंकि इट वाज द लास्ट वन। कहता है क्योंकि ये अंतिम बस थी। कहता है कि जो सिटी बस थी वो ओवर क्राउडेड थी। उसका कारण क्या बता रहा है, क्योंकि वो लास्ट वन थी, रात की लास्ट बस थी, उसके बाद नहीं मिलेगी, इसलिए ओवर क्राउडेड थी। तो आपको क्या लगता है, पी के बाद ओ या फिर पी के बाद एस पढ़ के देख लो। द सिटी बस वाज ओवर क्राउडेड, सिटी बस ओवर क्राउडेड थी टू ट्राई देयर स्किल। तो भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा कि जो ओवर क्राउडेड बस थी उसका वो क्यों थी, टू ट्राई देयर स्किल। ये लॉजिक है, कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं। तो मतलब अब पी के बाद आप एस नहीं लगा पाओगे क्योंकि कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो एस जो है वो दूसरा नहीं है, और अगर एस दूसरा नहीं है, पी के बाद एस दूसरा नहीं है तो ये भी गया। तो भैया जी वही हम जो बात करें एलिमिनेशन मेथड, तो 3 कट गए तो आंसर सी होगा, 3 कट गए तो आंसर सी होगा। अब अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो सिर्फ इतना ही करो। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो सिर्फ इतना करो, आंसर मिल गया भाग जाओ, आप दूसरा क्वेश्चन देखो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास में हो, लाइब्रेरी में हो, आप कहीं पर भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो बैठे हो,
तो आपको इस पूरी सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, POQRS। तो क्या कह रहा है, POQRS, तो पहला P, दूसरा O, तीसरा Q, चौथा R और पांचवा S। तो कह रहा है अब इस सीक्वेंस में जाओ, अब इसको जस्टिफाई करो। जब क्लास में बैठे हो तो पूरा पढ़ो, जस्टिफाई करो कि जो मेरा आंसर आया था वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि अभी मैंने आंसर बिना पैसेज पढ़े आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा सीक्वेंस ठीक था, तरीका सही था। इस तरीके पर करो तो देख लो। कहते हैं द सिटी बस वाज ओवरक्राउडेड। सिटी बस ओवरक्राउडेड थी क्योंकि इट वाज द लास्ट वन, क्योंकि वो लास्ट बस थी ऑफ द अब पी के बाद हमारा दो हो गया। कहता है द सिटी बस वाज ओवरक्राउडेड, क्योंकि ओवरक्राउडेड किस लिए थी, ऑफ द वन दिस गिवन अपॉर्चुनिटी। कहता है जो एज इट वाज द लास्ट वन थी वो, ऑफ द वन, ये तीसरा कनेक्ट नहीं हो रहा, POQ, यहां पर ना टाइपिंग एरर है, एज इट वाज द लास्ट वन ऑफ द नाइट, उस रात की। बेटा ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, यहां पर टाइपिंग एरर है, नाइट भी है उधर। कह रहा है देखो सीक्वेंस तो यही है, हमारा सीक्वेंस ठीक है, एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा। द के बाद आप एंड नहीं लगा पाओगे, दूसरे के बाद तीसरा, द के बाद एंड नहीं लगा पाओगे, क्योंकि प्रेपोजिशन और आर्टिकल आता है। बेटा नियम है कि जब भी प्रेपोजिशन आएगा या आर्टिकल आएगा तो उनके तुरंत बाद या फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा। तो आप अगर ऑफ द लगा रहे हो, तो आप एंड कंजंक्शन तो लगा नहीं पाओगे, तो आपको नाइट, तो ये आपको एक नाउन देना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसे होगा, देखो अब आ जाएगा मीनिंग। अब क्या कहते हैं, जो सिटी बस थी वो ओवर क्राउडेड थी क्योंकि इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द नाइट, क्योंकि वो उस रात की लास्ट बस थी। ठीक है, उस नाइट में वो लास्ट बस थी, इस वजह से, एंड इसकी वजह से दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी। अब वो जो लास्ट बस थी और जो वो लास्ट बस ओवर क्राउडेड थी, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिल गई थी टू द पिक पॉकेट्स, उन जेब कतरों को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल गया था। किस चीज का अवसर? टू ट्राई देयर स्किल, कि अपनी चोरी की स्किल को वो इस्तेमाल कर सके, चोरी की स्किल को इस्तेमाल कर सके। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा इस प्रकार से ये बनेंगे सर। हाँ, ऑफ द सिटी, कि ऑफ द सिटी, ऑफ द नाइट या ऑफ द डे, मतलब कुछ ऑफ द सिटी, ऑफ द नाइट या ऑफ द डे। तो यहाँ पे एक नाउन मिस है ना, टाइपिंग एरर। समटाइम छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट, select the sentence in which the ing form of verb express the continuity of an action या event। कहता है इन चारों सेंटेंस के अंदर जो ये ing फॉर्म है, तो वो ing फॉर्म सही फॉर्म होगी। तो सही मतलब है तो चारों सही, लेकिन आप उस ing फॉर्म को बताइए जो ing फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन की कंटिन्यूटी को बताए, जो एक्शन की कंटिन्यूटी को 2024 में आया। देखो तरीका क्या पूछ रहा है कि इसमें आईएनजी फॉर्म है हर कहीं, चारों के अंदर आईएनजी फॉर्म आई है, लेकिन आप वो आईएनजी फॉर्म बताएं जो कंटिन्यूटी को बता रही है, वो आईएनजी फॉर्म बताएं जो कंटिन्यूटी को बता रही है। तो एबीसीडी कौन सी? देखो बेटा, जो आईएनजी फॉर्म मतलब V4, जो आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी को बताएगी उससे पहले बी का फॉर्म होगा। खत्म बात। तो बी का फॉर्म, इससे पहले बी का फॉर्म नहीं है, इससे पहले बी का फॉर्म नहीं है, इससे पहले बी का फॉर्म है, तो आंसर हो जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और इससे पहले बी का फॉर्म नहीं है, तो फिर कह रहा बाकी और क्या है? आंसर तो मिल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी यही बता रही है कि मैं तैयारी कर रहा हूं एग्जाम की, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो डिस्टर्ब मत करो कि एक्शन चल रहा है। कह रहा फिर बाकी आईएनजी क्या है? सेंटेंस चारों ठीक है। तो रीडिंग नॉवेल्स इज, तो बेटा ये इज मेन वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट है। आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे तो वो नाउन है, और अगर आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो जिरंड, यहां पर ये जिरंड है। ठीक है, आगे यहां पर भी फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज का शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शन, कि मैं शौकीन हूं साइंस फिक्शन को रीड करने का। तो ऑफ जो है बेटा
ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो वो भी जेरेंड। अगला तो वर्ब ही है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कंटिन्यूटी बताता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, अगला द ऑप्टिशियन एडवाइज मी टू यूज रीडिंग ग्लास, कि यूज करूं, कि व्हाट क्या यूज करूं, टू यूज क्या यूज करूं व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आईएनजी होता है और व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन, तो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन। तो अब इस व्हाट का जो रिप्लाई, इस वर्ब का जो रिप्लाई है वो है ग्लासेस। ग्लासेस नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, तो यहां पर रीडिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रीडिंग ग्लास। और रीडिंग जब आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो मींस यहां पर आईएनजी का काम जो कर रहा है, जो कंटिन्यूटी को बता रहा है, वो सिर्फ यही बता रहा है, बाकी नाउन या एडजेक्टिव है, बाकी नाउन या एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया, सारे समझा दिए मैंने आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, देखें सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। कहता है फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है इनमें, तो किसके अंदर फ्यूचर टेंस का सही यूज हुआ है, किसके अंदर फ्यूचर टेंस का सही यूज हुआ है, आपको ये बताना है किसके अंदर फ्यूचर टेंस का सही यूज हुआ है। किसमें फ्यूचर टेंस का सही यूज हुआ है, सही बताइए, मीनिंग देखकर बताइए। हम्म 14 का आंसर फ्यूचर टेंस किसमें सही यूज हुआ है, तो देखो बाय नेक्स्ट दिसंबर, अगले दिसंबर तक। तो बेटा जहां बाय के साथ टाइम आ जाए ना, बाय, तो टिल, बाय और ऑलरेडी, टिल, बाय और ऑलरेडी जो है ये परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, ये परफेक्ट। अब अगेन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए या सून आ जाए, ये फ्यूचर के इंडिकेट करते हैं। तो क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय नेक्स्ट दिसंबर से पता चला, बाय से पता चला परफेक्ट, नेक्स्ट दिसंबर से फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए, तो ये फ्यूचर है, ये परफेक्ट है, लेकिन ये बी प्लस वी थ्री फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस बन गया, बी प्लस वी थ्री। जहां बी प्लस वी थ्री होगा वहां पैसिव वॉइस बन जाएगा, जहां बी प्लस वी थ्री होगा पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो अगर पैसिव वॉइस तो गलत नहीं है ना, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस, लेकिन मीनिंग क्या जाएगा कि नेक्स्ट दिसंबर तक आई विल हैव बीन कंप्लीटेड। पता है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का मतलब है वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर आना, कि अगले दिसंबर तक मैं खत्म हो चुका हूंगा। मैं थोड़ी खत्म हो चुका हूंगा, कह रहा 6 साल खत्म हो चुके होंगे, समझ में आया बात, 6 साल खत्म हो चुके होंगे, मैं नहीं खत्म हुआ। तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो तुम खत्म हो गए। तो आई विल हैव कंप्लीटेड, अब देखो ये कह रहा आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं खत्म कर चुका हूंगा 6 साल इन दिस, कह रहा मैं 6 साल खत्म कर चुका हूंगा इस घर में अगले दिसंबर तक। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, तो ये ठीक है, तो आंसर बेसिकली यही है। लेकिन आगे देखें, बाय नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव कंप्लीटेड। अब देखो हैव, अब जो हैव की फॉर्म लगती है, तो हैव जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो मेन वर्ब के रूप में V3 आता है, हैव की फॉर्म के बाद V3 आता है, तो ये हैव की फॉर्म है, इसने V1 दे दिया, तो इसका मतलब ये गलत। अब सेम यहां पर भी है, हैव की फॉर्म के बाद V3 आता है, तो हैव की फॉर्म के बाद V1 दे दिया, यहाँ V3 होता तो ये ठीक होता, तो मतलब ये भी गलत। तो अगर ये भी गलत तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ ना? ठीक है बेटा, तो आज के लिए क्लास ओवर। तो आज हमने 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ब्लैंक एरर, सेंटेंस इंप्रूव, वोकैबुलरी, रीडिंग और ग्रामर, तीनों चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइम, जय हिंद, जय भारत।